की दुनिया में लेके चलते हैं, जहां सपने बेचे जाते हैं, जहां जेबें काटी जाती हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, या फिर यूपी का इलाहाबाद, बिहार का पटना जैसे स्थानों पर हर कोना मोटिवेशनल पोस्टरों से भरा हुआ, जिनमें लिखा है कि तुम आईएएस बन सकते हो, बस तुम्ही की तो तलाश है। तुम्हारे अंदर भरपूर क्षमता है आईएएस बनने की। बस इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से हमारे युवाओं का, टीन एजर्स का स्पेशली कितने बड़े लेवल पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आईएएस आईपीएस की शादी को देख करके कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं। और तो और यहाँ हर घंटे एक नया टीचर आता है, एक नया गुरु आता है जो कहता है कि किस तरह से उसने पिछले जन्म में आईएएस को क्वालिफाई किया था। कई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि मात्र 1 नंबर से रह गया था, केवल 1 नंबर आ जाता तो आज तो डीएम होते, आईएएस होते। और तो और कभी अगर आप क्लासरूम में भी पहुंच जाए तो वहां पर आपको टीचर्स ये बताएंगे कि क्यों डरे, कि क्या होगा जिंदगी में, और कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। मुझे आप बताइए किस तरह के तजुर्बे की बात हो रही है। आई एम सेइंग दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, और मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आज की वीडियो किसी पर्टिकुलर टीचर, किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में होने वाली इस घटना ने सभी कोचिंग्स में चल रहे मैल प्रैक्टिसेस को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। क्या अब भी हम नहीं समझेंगे? 21 साल मिनिमम एज आईएएस की तैयारी करने का, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में स्टूडेंट्स आते हैं इस फील्ड में, लेकिन निकलने में उनको 32 साल, 35 साल, 37 साल की उम्र निकल जाती है। 32 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 35 साल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए तो 37 साल है मैक्सिमम एज। यूपीएससी फील्ड में आना आसान है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं लाखों बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, 12 लाख 13 लाख तो हर साल बस यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से मात्र 10,000 के आसपास लोगों का मेंस में सिलेक्शन होता है। 2 से 2,500 लोग इंटरव्यू देते हैं और फाइनली 800 से 1,000 के बीच में लोगों का सिलेक्शन होता है। सिविल सेवाओं परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की आबादी 40 से 50 लाख है। अगर हम यूपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के दूसरे एग्जाम जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और स्टेट पीसीएस को इंक्लूड कर दें, जैसे बीपीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, हिमाचल पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस एंड सो ऑन। और ये कोचिंग वाले मैक्सिमम टाइम मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से चल रहे हैं। आप यहाँ पे आईएएस की तैयारी करने आए हो या फिर मोटिवेशन लेने के लिए, मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आपके माँ बाप आपके अच्छे मोटिवेशन होने चाहिए, आपके सच्चे मोटिवेशन होने चाहिए, आपके घर के हालात आपके सच्चे मोटिवेशन होने चाहिए, ना कि कोई दूसरा आउटसाइडर गुरु, टीचर। मोटिवेशन के नाम पे यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आपके अंदर का नेहरू सो रहा है, या आपके अंदर का गांधी जाग रहा है। बस इतना सुनकर बच्चा गदगद हो जाता है, अपने आप को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर समझता है, कैबिनेट सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर ही समझने लग जाता है अपने आप को। दोस्तों, सपने देखना बुरा नहीं है, बड़े सपने देखना और भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आकलन करना होगा अपने आप का, अपनी क्षमताओं का, कि क्या आईएएस बनने का सपना हमारा ख्वाब है, या किसी रील से मोटिवेट होकर, या किसी की कहानी पढ़कर, या किसी टीचर की मोटिवेशन में आकर हम ये फैसला ले रहे हैं। ये समझना हो, इसका असेसमेंट करना हो। किसी भी देश का युवा 21 से 30 साल की उम्र में अपने प्राइम टाइम पर होता है, जहाँ उसके पास सीखने के लिए, स्किल्स को बनाने के लिए, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी जॉब की शुरुआत करने के लिए एक शानदार सुनहरा मौका होता है। लेकिन आज हमारे लाखों बच्चे लाइब्रेरीज में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी को हो, पीसीएस को हो, रेलवे को हो, बैंकिंग को, एसएससी के हो। जो बच्चे जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली मेरी बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंडरी मोटिवेशन में आकर या फिर जिम्मेदारियों से बचने के लिए तैयारी की आड़ में छुपे हुए, किसी मोटिवेशनल गुरु के प्रभाव में आकर सालों साल अपना बर्बाद कर रहे हैं अपनी युवा अवस्था। ये कहाँ तक सही है? क्या आउटपुट निकलने वाला है इससे? क्या यूपीएससी के अलावा और दूसरे करियर नहीं? अगर आप वाकई यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आइए, लेकिन अपने आप को 1 से 2 अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। आप बोलेंगे सर फलाने ने तो 7वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। अरे भाई 7वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाला एक व्यक्ति होगा, लेकिन हर साल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लाखों में है।
कई बार तो मिलियंस में पहुंच जाती है। एसएससी और बैंकिंग की अगर बात करें तो आंकड़े कई बार 1 करोड़ को भी पार कर देते हैं। कुछ मोटिवेशनल गुरु यूट्यूब के ऊपर यूपीएससी के बारे में पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से वो पहले एक माफिया थे, किस तरीके से वो क्रिमिनल थे, क्या करना चाहिए, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, एडल्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए आपकी, हाउ टू चूज अ गर्लफ्रेंड, इस तरह के टॉपिक्स वो बता रहे हैं। ये आईएएस की सिलेबस में कितना है, यूपीएससी की सिलेबस में कितना है, आखिर क्या करेंगे आप इस तजुर्बे का। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 साल आते हो तो 1 साल जम के तैयारी करो। यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको फॉलो करो, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करो। आप इस तरह की फालतू की बातों से ना तो आपका सिलेक्शन होने वाला है और ना ही कुछ और। आप में से कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। मेरी बातों को आप अदरवाइज ना लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी का आकलन करें, पॉजिटिव वे में सोचें कि क्या आप कर रहे हो और क्या करना चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले हफ्ते आप जानते हैं कि 3 मासूम बच्चों की जो बेचारे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जहां पे सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है उनको, कि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से अगर मृत्यु हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोचिंग वाले एमसीडी वाले कोचिंग, दिल्ली सरकार भारत सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। ये चलेगा और कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि क्या एक बार फिर से इसको भुला दिया जाए या फिर इस बार वाकई कुछ बड़े बदलाव हों। और गलती से अगर कहीं कोई टॉपर निकल जाता है तो उसी टॉपर की फोटो आपको 10 से ज्यादा कोचिंग संस्थाओं में देखने को मिलेगी और इसी फोटो को बेच कर विद्यार्थियों को लाखों रुपए की कोर्सेस बेचे जाते हैं। कोई अपनी माँ के गहने बेच के आ रहा है, कोई अपनी बहन के दहेज के पैसे लेके आ रहा है, तो कोई अपने पिताजी के जमीनों को गिरवी रखवा कर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इन कोचिंग संस्थाओं को दे रहा है। और यहाँ हर फेल होने वाले विद्यार्थियों को यही सिखाया जाता है, यही कहकर सांत्वना दी जाती है कि एक बार और रीस्टार्ट। अरे भाई रीस्टार्ट कहाँ पर करना होता है ये भी तो देखो। आपने ऑलरेडी 2 साल 3 साल 5 साल लगा दिए हैं और फिर से आप 2 साल और लगाने की बात कर रहे हो। 7 अटेम्प्ट के बाद वो बोलेंगे 8वां अटेम्प्ट दो, 8 अटेम्प्ट के बाद बोलेंगे 9वां अटेम्प्ट दो। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 9 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं। SC ST के लिए अटेम्प्ट की सीमा नहीं है, एज की जरूर है। मैक्सिमम 37 साल तक वो यूपीएससी का एग्जाम सिविल सर्विसेज का दे सकते हैं। और तो और 12th फेल मूवी जैसी मूवीज वाकई शानदार है, इंस्पिरेशन है, लेकिन ये इंस्पिरेशन के साथ साथ कई स्टूडेंट्स को, कई विद्यार्थियों को अंधेरे में लाने का भी काम कर रहा है। और आप जानते होंगे कि इस तरह के फिल्मों को कौन स्पॉन्सर करता है, कौन फंडिंग करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल करूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि मेरा काम है आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही को इंश्योर करना, ये देखना कि क्या वाकई आप अपनी असेसमेंट करके, अपना आकलन करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे हो। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स में फेलियर को देखा है तो क्या आपने आकलन किया कि आप फेल क्यों? अगर आप मेंस में फेल हुए तो क्या आपने आकलन किया कि मेंस में क्यों फेल हुए आप? या भी ब्लाइंड मोटिवेशन में आकर के एक बार फिर से शुरुआत तो कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि आखिर करना क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा ऐसे लोगों से गाइडेंस लें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी सर्विस में। कोचिंग के बाहर आप उनसे मिले। कई बार कोचिंग में उनको बुलाया जाता है मोटिवेशन के लिए, तो वहां पर उनके पास ज्यादा आजादी नहीं होती है बोलने की, तो उनको मजबूरन कोचिंग को ही सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी बाहर अपॉर्चुनिटी निकाल सको, एसडीएम ऑफिस में कभी आप जाए, डीएम ऑफिस में जाए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे आपसे 10 मिनट के लिए बात करनी है, तो डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के दिनों में था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उस दौरान मिस्टर गोविंद जायसवाल आप जानते हैं, काफी फेमस आईएएस ऑफिसर हैं। जब उनका रिजल्ट आया था कि एक रिक्शा वाले के बेटा ने आईएएस क्वालिफाई की, तो उन दिनों वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर प्लीज हमें आप टाइम दीजिए 10 मिनट का, और सर ने हमें बुलाया और 10 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटे का टाइम दिया और हमें सारी चीजें बारीकियों के साथ खुलकर बताया।
तो जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले ऐसे स्टूडेंट्स से गाइडेंस लें जो एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे चुका हो, एटलीस्ट जिसने मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो वो आपको एक्चुअल स्ट्रैटेजी बता पाएंगे। आप कोचिंग संस्थानों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जो टेस्ट सीरीज वहां पर सेल की जा रही है वो टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन कभी भी टीचर नहीं करता है। वहां पे आप जैसे ही एस्पिरेंट्स आते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये के अंदर कॉपियां चेक करते हैं जिनके एक मॉडल आंसर पकड़ा दिया जाता है। अब जिनको आपके आंसर की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, उनको बस इस बात से लेना देना है कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपका टेस्ट पेपर चेक किया जाए, क्योंकि उतने ही हिसाब से पर कॉपी उनको पैसे मिलेंगे। अगर वो एक दिन में 10 कॉपियां चेक कर लेती है तो 200 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये कमा लेंगे। ये एक्चुअल में ऐसा होगा। आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो प्रीलिम्स के लिए, उसके क्वेश्चंस कौन तैयार करता है? वो आप जैसे एस्पिरेंट्स ही तैयार करती है जिनका शायद प्रीलिम्स भी कभी नहीं निकला। और फिर आप कहते हैं कि सर हमने टेस्ट सीरीज भी लगाया लेकिन प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज होती है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 40 इयर्स के पेपर्स क्यों नहीं सॉल्व करते आप? और अगर आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो ऐसी जगह पर टेस्ट सीरीज लगाइए जहां पर टीचर्स खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं, 1-to-1 आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में जहां पर इवैल्यूएशन हो रहा हो। आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो, आपको अपने खुद का दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन सी कोचिंग संस्था कैसे चल रही है, क्लासरूम कहाँ पर हो रही है, ज्वाइन करने से पहले एक बार देखें तो सही, एक बार इसके बारे में पता तो करें। कौन किस तरह की बातें कर रहा है, कौन किस तरह की मोटिवेशन दे रहा है, क्या वो आपके सिलेबस से मैच करता है, क्या वो एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करता है, एक बार देखें तो सही। दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर में होने वाली घटना से हम सभी टीचर्स फ्रेटर्निटी और एस्पिरेंट्स आहत हैं। इस वजह से इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, सो दैट स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश होगी, माता पिताओं से भी मेरी गुजारिश होगी कि अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना बनाएं। थोड़ी बहुत प्रेशर मैं समझता हूँ, आखिरकार आपको अपने बच्चे की बेहतर भविष्य की चिंता तो होगी, लेकिन बच्चों का पहले आकलन करना जरूरी है, असेसमेंट करना जरूरी है। अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी की दुर्घटना को बीते हुए समय हुआ भी नहीं था कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ही एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। मेरे ख्याल से वो शायद 2 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, तो शी वाज सो मच इन डिप्रेशन। और ऐसे समय में समाज, परिवार, अपियर ग्रुप के शायद तानों ने, टेंशन ने उसको डिप्रेशन में डाला और अंततः उसने तैयारी कंटिन्यू करने से ज़्यादा मृत्यु को गले लगाना सही समझा। दोस्तों, सुसाइड कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं। आप बात करें अपने टीचर से, अपने काउंसलर से, अपने पेरेंट्स से। अगर आप कभी भी अपने पेरेंट्स से पूछोगे या लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे मारे गए, अगर आप उनसे कभी पूछेंगे, उनके माँ बाप से अगर आप पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपका बेटा आईएएस रहे, आईपीएस रहे या वो जिंदा रहे, तो वो हमेशा आपको जिंदा देखना ही चाहिए। मेरी किसी भी बात को अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता था आपको बुरा लगे। मैं चाहता था कि आपके दिमाग में ये बात जाके बैठे। आप सवाल करें कोचिंग संस्थाओं से कि बेसिक में क्लासेस नहीं चलनी चाहिए तो क्यों चल रही है? जहाँ पे बच्चों की बैठने की व्यवस्था 100, 150, 200 तक की हो सकती है मैक्सिमम, वहाँ पे 1000 बच्चे, 1500 बच्चे, 500 बच्चे, 800 बच्चे कैसे बैठ रहे हैं? जहाँ पे 500 बच्चे एक बार में क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ पर केवल एक एंट्री और एग्जिट कैसे हो सकता है? जहाँ पे कोचिंग संस्थाओं की फीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से 1500, 1700, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ग्रुप क्लास में, वहाँ पर वो 2-2 लाख रुपये कैसे चार्ज कर रहे हैं? ये सवाल करना बेहद अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। और जो स्टूडेंट ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार ना बने। अगले 2 महीनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में चुनाव होने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जैसे स्टूडेंट यूनियन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, कल को आप भारत सरकार के अग्रणी ऑफिसर बनेंगे, आपको न्यूट्रल रहना हो। मैं जानता हूँ पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन सवाल उठाना भी जरूरी है, प्रोटेस्ट करना भी जरूरी है। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक सारी व्यवस्था नहीं बदलेगी। इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा से भविष्य में नहीं होनी चाहिए। जो कल आईएएस, आईपीएस बनकर देश की सेवा कर सकते थे, देश की कमान संभाल सकते थे, वे बेचारे बिना किसी गलती
वर्षा जल से बेसमेंट लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, ये किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और आप इस दिए गए नंबर पे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम देखेंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हुआ है, राजेंद्र नगर से भी स्टूडेंट्स खाली करके अपने घरों पर लौट रहे हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम तो निकालना है, तो उसकी एक सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होता ही ऐसे, बशर्ते आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए प्राइमरी कारण होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी, ना कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कि कोई सोशल मीडिया का रील एंड सो ऑन। अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं, मैं आपके विचारों को समझना चाहूँ। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, सवाल करूं सिस्टम से, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कलाम आजाद सिलेक्शन IAS की पूरी टीम की ओर से आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।